हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कल हम लोगों ने हिंदू सक्सेशन एक्ट की शुरुआत कर दी थी। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस को देख लेते हैं। तो देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन सबसे पहले आता है, वो है आपका सेक्शन 6। बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 2005 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, उससे पहले डॉटर्स को कोपासनरी प्रॉपर्टी यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई भी राइट नहीं दिया गया था। लेकिन 2005 का जो अमेंडमेंट है, उसके द्वारा अब डॉटर्स को भी बाय बर्थ जो है कोपासनरी प्रॉपर्टी में राइट दे दिया गया है। तो यही जो सेक्शन 6 है हमारा, वो यही बात करता है डिवॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपासनरी प्रॉपर्टी। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 वो कहता है कि अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो कि हमारा एनफोर्समेंट में आया है 9 सितंबर 2005 को, इसके आने के बाद अब डॉटर्स का भी जो है इक्वल राइट होता है कोपासनरी प्रॉपर्टी पे। उनका जो शेयर होगा वो सन के शेयर के इक्वल होगा, और अब वो कोपासनरी प्रॉपर्टी पे पार्टीशन क्लेम करने का भी राइट रखेंगी। फिर वहीं ये भी बताया गया है इस सबसेक्शन के द्वारा कि अगर उनको इक्वल राइट दिया गया है तो उनकी जो लायबिलिटी होगी वो भी इक्वल होगी सन की लायबिलिटी के। दे हैव द सेम राइट एज वेल एज द लायबिलिटी एज दैट ऑफ अ सन। इसके बाद इसी सबसेक्शन में ये भी कह रहे हैं, अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कोपासनरी प्रॉपर्टी को 20 दिसंबर 2004 से पहले एलिनेट कर दिया गया है या किसी तरीके से डिस्पोज कर दिया गया, उसमें टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन भी आ सकता है या किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र आ सकता है। तो अगर संपत्ति का डिस्पोजिशन 20 दिसंबर 2004 से पहले किया जा चुका है, तो फिर जो डॉटर्स जो 2005 के बाद उनको जो राइट दे दिया गया है, ऐसे डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को चैलेंज नहीं कर सकती। तो जो 2005 अमेंडमेंट एक्ट का जो इफ़ेक्ट होगा वो इस तरीके की डिस्पोजिशन पे नहीं होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो ये 2005 का अमेंडमेंट एक्ट है, इसका इफ़ेक्ट ऐसे डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी पर नहीं होगा जो कि 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुके हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी को किसी सन के द्वारा 20 दिसंबर 2004 से पहले बेच दिया गया है, तो इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो डॉटर है वो उस पुराने डिस्पोजिशन को चैलेंज नहीं कर सकती। 2005 अमेंडमेंट के आने के बाद अगर कोई डिस्पोजिशन इस प्रकार से होता है तो उसको एक डॉटर चैलेंज कर सकती है। इसके बाद सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 कह रहा है कि डॉटर्स को एब्सोल्यूट राइट है कोपासनरी प्रॉपर्टी पर। तो देखिए, जब भी पार्टीशन के बाद जो हिस्सा डॉटर के पास आएगा उसके ऊपर एक डॉटर का कंप्लीट राइट है, एब्सोल्यूट राइट है। वो चाहे उसका विल बनाए फर्दर किसी को देने के लिए, चाहे उसको गिफ्ट कर दे, सेल कर दे, शी इज़ द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द शेयर विच शी गेट्स आफ्टर द पार्टीशन। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 की। तो देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो पूरा सेक्शन 6 ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 बात करता है नोशनल पार्टीशन की। तो देखिए, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि जो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो सर्वाइवरशिप में क्या होता था कि अगर कोई कोपार्टनर की डेथ हो जाती थी तो उसका जो शेयर था वो बाकी सर्वाइविंग कोपार्टनर ले लेते थे। लेकिन 2005 अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद अब जो कोपार्टनर जिसकी डेथ हो जाती है उसका जो शेयर है वो उसकी ब्रांचेस में आगे बंट जाता है, यानी कि उसके ब्रांचेस में आ गए, उसके बच्चे आ गए, उसकी विडो आ गई, ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए, तो उसका शेयर अब उसकी ब्रांचेस में बढ़ जाता है। तो सर्वाइवरशिप को ख़त्म कर दिया गया है। तो नोशनल पार्टीशन का कॉन्सेप्ट ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनकी डेथ हो चुकी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को नोशनली जीवित मानते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करते हैं।
पार्टीशन करने के बाद उस व्यक्ति का सेपरेट शेयर निकालते हैं, और जब एक बार उसका सेपरेट शेयर निकल जाता है, सेपरेट शेयर निकलने के बाद उस व्यक्ति को डेड घोषित कर दिया जाता है, और फिर उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन उसके आगे हायर्स में कर दिया जाता है। तो उसमें देखिए जो सक्सेशन होगा उसमें भी आगे हमें बताया गया है कि जो भी क्लास 1 हायर्स होते हैं, क्लास 1 हायर के बाद क्लास 2 हायर्स, क्लास 2 हायर्स के बाद एग्नेट, और एग्नेट के बाद कॉग्नेट। तो ये इस सीरीज़ में फिर सक्सेशन चलता है। तो क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? मीनिंग ये है कि नोशनल पार्टीशन जो है वो बेसिकली ऐसे लोगों के लिए है जो मर चुके हैं, जिसके अंतर्गत उनको जीवित किया जाता है, फिर उनका सेपरेट शेयर निकाला जाता है। जब सेपरेट शेयर डिटरमाइन हो जाता है उसके बाद उनको फिर मृत मान लिया जाता है, और फिर मृत मानने के बाद उनका जो शेयर निकला है आगे सक्सेशन में उसकी ब्रांच को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो देखिए, नोशनल पार्टीशन को समझने के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरी बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जिस भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी का हम सक्सेशन करेंगे, सबसे पहले उस व्यक्ति का शेयर हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से निकालेंगे, और जब उसका सेपरेट शेयर डिटरमाइन हो जाएगा, उस सेपरेट शेयर को बाद में हम उसके लीगल हेयर्स में बांट देंगे, जो कि हमारे क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट, कॉग्नेट के रूप में हम जानते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फैमिली चार्ट में ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए, इस एग्जाम्पल में यहाँ पर ए जो है वो प्रीडिसीज्ड पर्सन है, मतलब ये मर चुका है, जिसको मैंने ब्रैकेट में रखा है। ये ए जो है ये मर चुका है। हमें ए की जो प्रॉपर्टी है उसका सक्सेशन करना है। ए के पास फादर है, ए की वाइफ है, ए का सन है और ए की डॉटर है। तो अब ए की प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होगा? तो देखिए, सक्सेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि हमें जो ए का सेपरेट शेयर है वो पता ना हो। तो सबसे पहले जो इसमें काम होगा वो होगा ए के शेयर को निकालना, क्योंकि ये एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए सबसे पहला काम होगा ए के शेयर को निकालना। तो देखिए, ए का शेयर इसमें कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जो पार्टीशन होगा वो होगा ए और उसके फादर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ और हाफ दोनों को प्रॉपर्टी आधी आधी मिलेगी, ठीक। तो पहला पार्टीशन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। पहला पार्टीशन जो है हमारा फादर और सन के बीच में हुआ, जो कि हुआ हाफ और हाफ। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्टीशन ख़त्म हो गया। अभी ए का सेपरेट शेयर नहीं निकला है, तो ए का सेपरेट शेयर निकालने के लिए अब हम इस 1/2 को डिवाइड करेंगे 4 लोगों में। ए के पास उसकी वाइफ है, डॉटर है और सन है। तो यहाँ पर ए को हम नोशनल पार्टीशन के अंतर्गत जीवित मानते हुए ए का शेयर निकालेंगे। तो यहाँ पर निकलेगा 1 2 3 4, यानी कि ये जो आधी प्रॉपर्टी है ये अब 4 लोगों में बटेगी, यानी कि ए की वाइफ, ए की डॉटर और ए का सन। तो ये हो जाएगा आपका 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो अब हमारे पास ए का सेपरेट शेयर निकल चुका है, जो कि है 1/8। तो इस 1/8 को अब हम ए के जो क्लास 1 हायर हैं, यानी कि W, D और S, उसकी वाइफ, उसकी डॉटर और उसके सन, उन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 1/8 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आएगा 1/24, 1/24 और 1/24। जो वाइफ है, सन है या डॉटर है, उनका शेयर आ जाएगा, और इस तरीके से एक जो प्रॉपर्टी है उसका सक्सेशन हो जाएगा W, D और S के बीच में। अब बात करते हैं हम सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 की।
ये बात करता है पायस ऑब्लिगेशन। तो देखिए जो हमारा 2005 का अमेंडमेंट एक्ट है, उससे पहले एक पायस ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिसके अंतर्गत कि जो दादा परदादाओं के द्वारा जो लिए गए कर्जे थे, मान लो वो बिना कर्जा चुकाए उनकी डेथ हो जाती थी, तो उस केस में जो उनके सन है या ग्रैंड सन है या ग्रेट ग्रैंड सन है, वो उस कर्जे को चुकाया करते थे। तो क्रेडिटर जो है सन के अगेंस्ट में या ग्रैंड सन के अगेंस्ट में जो है पर्सनली सूट फाइल करके उनसे जो है कर्जा वसूला करते थे। तो 2005 अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद पायस ऑब्लिगेशन के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर द्वारा जो लिया गया कर्ज था, उसकी रिकवरी के लिए क्रेडिटर जो है सन के या ग्रैंडसन के या ग्रेट ग्रैंडसन के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, उनको पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जा सकता है उस कर्जे की रिकवरी के लिए। इसी में ये भी बात कही जा रही है कि अगर सन ने अपने फादर या ग्रैंडफादर के कर्जे को चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है या उसने अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है ताकि वो कर्जा चुका सके, तो फिर ये एलिनेशन, ये डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड मान ली जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तब है जब ये एलिनेशन 2005 से पहले किया हो। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 की। अगर कोई कोपासनरी प्रॉपर्टी का पार्टीशन 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका है, वो वैलिड होगा। उसको जो है डॉटर चैलेंज नहीं कर सकती है, उसके ऊपर कोई भी क्लेम डॉटर के द्वारा रेज नहीं किया जा सकता। डॉटर केवल उसी पार्टीशन को चैलेंज या क्लेम कर सकती है जो कि 2005 अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद किया गया हो। तो ये आपका सेक्शन 6 था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और इन केस you have any question or query, then you can ask on WhatsApp or on YouTube comment section box. See you in the next lecture.